नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 14 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आज आप एबीपी न्यूज पर सबसे तेजी से देख सकते हैं। अब तक 428 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ 115 सीटों पर मतदान बाकी है। इनमें यूपी और बिहार की 43 सीटें भी हैं। यहां आज प्रचार की तूफानी आंधी चली, इसकी हर खबर भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही भारत की बात में बात होगी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस के मुंबई वाले एक्शन की, जिसके सेंटर में एक मोबाइल फोन है। यह फोन सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार का है। बात करेंगे बिहार में वोट के नाम पर हुए बुलेट संग्राम की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, इस पर कोहराम मचा है। साथ ही बात होगी अखिलेश यादव की सभा में भीड़ की वजह से मची भगदड़ की, जिसकी नौबत बार बार आ रही है। कल भी एक रैली में समर्थक बेकाबू दिखे, आज फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी के आंसू वाले हिसाब की। प्रधानमंत्री ने आज बिहार की एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जमीन बिहार की थी। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी चंपारण में चुनावी सभा के लिए पहुंचे थे और यहां से उन्होंने तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला, उनके बयानों पर पलटवार किया। मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। पीएम मोदी ने तेजस्वी और अखिलेश के साथ ही राहुल गांधी से भी पुराना हिसाब बराबर कर लिया। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खो देंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है, और हर दिल एक ही बात कह रहा है। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के इन तीखे हमलों पर इंडिया गठबंधन ने भी जवाब में देर नहीं की। और कुछ बच्चा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, पुराने जमाने वाली, और वही घिसे पिटे डायलॉग जो जनता सुनना नहीं चाहती है। यूपी में भी आखिरी 2 दौर में 27 सीटों पर चुनाव बाकी है, तो बिहार में 16 सीटों पर मतदान होना है, और इसके लिए जुबानी संग्राम फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। भारत की बात में कल मैंने आपको बिहार के सारण की एक हंगामेदार तस्वीर दिखाई थी, जिसमें वोटिंग को लेकर एक बूथ पर हंगामा होता दिख रहा था। इन तस्वीरों में सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य भी नजर आ रही थी। यह वीडियो आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गर्मा गर्म बहस का था। कल से आज सुबह तक बात इतनी बढ़ गई कि सारण में फायरिंग हो गई, इसमें एक शख्स की मौत हो गई। छपवाने के लिए आई है, बूथ नहीं छपाएगा।
2005 के पहले का जो खेल लालू परिवार के लोगों ने पहले भी खेला है और आज भी छपरा में फिर से उसी माहौल को बनाने का प्रयास किया गया। बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा, कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ये हमारे विरोधियों की साजिश है। कुछ लोग हार में हताश हैं। बिहार के सारण में चुनाव के बीच बूथ पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की हूटिंग से शुरू हुआ तनाव वोटिंग थमते ही हिंसा में बदल गया। इल्जाम बीजेपी पर लगा और सियासत का बवंडर सीना तान कर खड़ा हो गया। शुरुआत लालू परिवार ने की। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए। बीजेपी साफ हो रही है क्योंकि एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया। जवाब दिया सारण में 2 बार से सांसद और रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी के हैवीवेट राजीव प्रताप रूडी ने। देखिए, छपरा में जो हिंसा दिखता है आपको, इसकी जांच होनी चाहिए कि हिंसा ये वाला शुरू कहाँ। कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहां जहां मौका मिला वहां तांडव करते रहे। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े। माहौल ऐसा बन रहा था कि किसी भी समय घटना घट सकती है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट सारण में विवाद की शुरुआत 20 मई को बूथ नंबर 318-319 से हुई, जहां कुछ लोगों ने लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर बूथ कब्जा करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। इसके बाद पथराव हुआ और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं किसी विवाद से उपजे तनाव का अंजाम अगली सुबह गोलीकांड बनकर सामने आ गया। अब रोहिणी खुद को निर्दोष बता रही हैं, बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ। भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर। फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। लेकिन एनडीए भी मोर्चा संभाल चुका है। जेडीयू रूल बुक खोलकर सवालों की शक्ल में पूरे लालू परिवार पर संगीन इल्जाम लगा रही। लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं, सामाजिक उपद्रव होता रहा है। पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। इधर सारण में बीजेपी के नेता रामाकांत सिंह सोलंकी हिरासत में है। अफसरों ने डेरा डाल दिया है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही, इंटरनेट बंद है। सियासत भी कुछ दिनों में सुस्ताने लगेगी, लेकिन भिखारी ठाकुर की भूमि को 2024 की चुनावी हिंसा में पहली मौत का दाग धोने में वक्त लगेगा। दिल्ली के चुनावी मैदान में फिर से पाकिस्तान के नाम पर आर पार की नौबत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राहुल और अरविंद केजरीवाल के समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है। अब इस पर केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए पूछा कि दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक जिन मतदाताओं ने आपको वोट दिया, क्या वो पाकिस्तानी है? ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है। दिल्ली की रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का नाम पाकिस्तान से जोड़ा तो सियासत गर्मा गई। जवाब देने खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। पाकिस्तान का जिक्र तब भी हुआ था जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और एक बार फिर चुनावी सीजन में पाकिस्तान की एंट्री हुई तो सियासी तूफान आ गया। देखिए, ये अमित शाह जी का घमंड है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको वारिस घोषित किया है अपना, तब से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब भाजपा का अहंकार बोल रहा है, जिस अहंकार का जवाब इस बार जनता उनको देगी। फवाद चौधरी ने सिर्फ 2 लोगों के लिए समर्थन की बात करी, जो फवाद चौधरी वहाँ के मंत्री थे पूर्व में। उन्हें एक राहुल गांधी, दूसरा अरविंद केजरीवाल। तो ये उत्तर तो इनको देना है कि ये बॉर्डर पार से ऐसा प्यार इनके लिए क्यों बढ़ता है।
अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली के संगम विहार इलाके में रैली की थी। इस रैली का एक वीडियो अब आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया है। दावा किया है कि रैली में 500 लोग भी नहीं पहुंचे थे। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के मास्टर हैं और ये बात हम बार बार दिखाते भी रहे हैं। कल वो कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी की सभा में 500 लोग थे। हजारों की संख्या आपको 500 दिखती है, लेकिन आपके घर में एक महिला के साथ अभद्रता होती है, वो आपको नहीं दिखता। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है और हर दिन एक नई सियासी तकरार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में आज दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंच गई। पुलिस की टीम आरोपी विभव कुमार के साथ यहां पहुंची है। टीम का मकसद आरोपी के फॉर्मेट किए गए फोन का डाटा रिकवर करना है। पुलिस का दावा है कि इसमें अहम सबूत हो सकते हैं। विभव अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में पिटाई के स्वाति मालीवाल के संगीन आरोपों की जांच अब मोबाइल फोन के डेटा पर आकर फोकस हो गई है और वो फोन है मुख्यमंत्री केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव और मारपीट केस के आरोपी विभव का। इसके लिए जांच का दायरा दिल्ली से मुंबई तक जा पहुंचा है। दिल्ली पुलिस विभव को लेकर मुंबई पहुंच गई है ताकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों की तेजी से जांच की जा सके। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की कोशिश ये जानने की है कि आखिर विभव ने मुंबई में ही क्यों अपना फोन फॉर्मेट किया था। आखिर कौन सी वजह थी कि दिल्ली लौटने से पहले केजरीवाल के पूर्व पीए ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया। यही नहीं, मुंबई में विभव किन लोगों के संपर्क में था, दिल्ली पुलिस इसकी भी हर जानकारी हासिल करने वाली है। दिल्ली पुलिस जांच की शुरुआत से ही विभव के फोन के डेटा से कई अहम जानकारियां हासिल होने की उम्मीद कर रही थी। इसलिए विभव की गिरफ्तारी के साथ ही उसके फोन की तफ्तीश भी शुरू हो गई। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक फोन को फॉर्मेट किया जा चुका था, यानी कथित तौर पर इसका डेटा मिटाया जा चुका था। 5 दिन की रिमांड के दौरान अब दिल्ली पुलिस विभव को लेकर मुंबई में है। दिल्ली पुलिस ये मानकर चल रही है कि विभव ने अपना मोबाइल फोन खुद फॉर्मेट किया, लेकिन ऐसा उसने खुद किया या फिर किसी के इशारे पर किया। अब दिल्ली पुलिस की जांच का फोकस इसी सवाल का जवाब हासिल करने पर है। पुलिस ने विभव के घर से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं। इससे पहले पुलिस की टीम सीएम हाउस से सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर साथ ले गई थी। डीवीआर को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। इसके डेटा से इस बात का मिलान किया जाना है कि विभव ने पूछताछ में जो बातें बताई हैं और स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी समानता है। एक तरफ जांच तेज हो रही है तो दूसरी तरफ सियासत। विभव कुमार की गिरफ्तारी से आपकी बेचैनी इस कदर नजर आ रही है कि वो साफ समझ में आता था। वो लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, जब सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और उसके बाद उन्होंने जैसे वो खिसकाया था उस तरफ, अखिलेश जी की तरफ माइक। सीसीटीवी जो फुटेज है वो कहाँ है? जो फुटेज पुलिस को दी गई है उसमें एक भी विजुअल नहीं है, पूरी तरह से वो ब्लैंक है। आखिर सबूतों को नष्ट क्यों किया गया? उन विभव का जो फोन है, आप बताइए उसको फॉर्मेट क्यों किया गया? आम आदमी पार्टी अब इन तमाम आरोपों को बीजेपी की साजिश बता रही। मामले में रोज़ खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज सीएम के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज एसआईटी बना दी। 3 दिन बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर, उससे पहले ये टीवी पे अखबारों में जो चल रहा है, क्या स्वाति जी को समझ में नहीं आ रहा? ये सबको समझ में आ रहा है कि कौन करवा रहा है और किसको फायदा ये चीज देगी। इस बीच फोन फॉर्मेट करने का मामला अब कौन सा मोड़ लेता है, इसके लिए सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सभा में आज भगदड़ के हालात बन गए। हालात काबू करने के लिए यहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। समर्थक मंच तक पहुंचना चाहते थे, इसी आपाधापी में एसपी कार्यकर्ता कुर्सियां भी फेंक दे। जगह थी लालगंज लोकसभा सीट।
और रैली थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की रैली में भीड़ तो खूब आ रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी रैली में इस तरह भगदड़ की स्थिति नजर आई हो। भगदड़ भी ऐसी मची कि समाजवादी पार्टी के ही समर्थक कुर्सियां तोड़ने लगे, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते भी नजर आए। और जब मामला बिगड़ा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज होते ही भीड़ का एक हिस्सा भागने लगा और कुछ लड़के टेंट के ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान मंच से सपा के नेता शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन 44 डिग्री पारे के बीच मैदान में डटे समाजवादी समर्थक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त अखिलेश यादव मंच पर ही बैठे थे और उनके पास पहुंचने की चाहत में कार्यकर्ता बेलगाम हो गए। जब हालात ठीक हुए तो अखिलेश ने मंच से भाषण दिया और समर्थकों के उपद्रव को जोश के सांचे में डाल दिया। ये जो जन समर्थन, उत्साह, जोश न केवल दरोगा सरोज जी को जिताने जा रहा है, बल्कि आजमगढ़ की जनता दोनों लोकसभाओं को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। मैं आपको 22 का भी धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को 10 की 10 सीटें जितवा दी थी। जुबान से निकली बात वापस नहीं लौटती, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर इसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाए तो क्या किया जाता है? जवाब है प्रायश्चित। ये हम नहीं कह रहे, ओडिशा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा इस वक्त यही कर रहे हैं। उनके मुंह से भगवान जगन्नाथ को लेकर ऐसी बात निकल गई जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। मोदी को देखिबा पाई लक्षाधि लक्ष लोक आछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। संबित पात्रा बोलने में माहिर हैं, टीवी डिबेट में अच्छे प्रवक्ताओं पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन उनका ही एक बयान अब उनकी मुसीबत बन गया है। मोदी को देखिबा पाई लक्षाधि लक्ष लोक आछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। मत लागुची ये सब ओडियांक पाई आज एक बहुत विशेष दिन में संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बता डाला था और शाम होते होते जब विवाद बढ़ा तो माफी मांगी, लेकिन विरोधी अब इस मुद्दे को पकड़कर बैठ गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसे भगवान जगन्नाथ का अपमान बताया तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नेताओं का यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनेगा। लड़ाई ओडिशा से शुरू हुई और अयोध्या तक पहुंच गई। यह है भारतीय जनता पार्टी की वो फोटो जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुई थी। कैसे ट्वीट किया आपने ये फोटो? किस हिम्मत से तीरथ सिंह रावत और साक्षी महाराज और गिरिराज कहते हैं कि भगवान की तुलना मोदी जी से करते हैं? किस हिम्मत से मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का दूत हूं? क्या हो क्या गया इन लोगों को भाई? इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल संबित पात्रा के बयान को मुद्दा बना रहे। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को। भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त इस तरह का बयान संबित पात्रा ने दिया है। पागल है पागल है। उधर बीजेपी के नेता संबित पात्रा के इस बयान को स्लिप ऑफ टंग बता रहे हैं, यानी जुबान फिसल गई। खुद संबित पात्रा माफी मांग चुके हैं, प्रायश्चित करते हुए 3 दिन के उपवास पर हैं। अनजाने में ये त्रुटि हुई है। मैं तो खुद उनका भक्त हूँ। पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा 2019 में भी पुरी से चुनाव लड़े थे, तब वो 12,000 वोटों से हार गए थे। इस बार वो मजबूत टक्कर में है। अब सवाल है कि क्या उनका ये बयान 4 जून को उन पर ही भारी पड़ जाएगा?
कुछ नहीं छपाएगा। आप जाइए, कुछ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप कुछ छपवाने के लिए आई हैं। ये देखिए, ये आप यहाँ मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल टूटा हुआ है, गिरा हुआ आपको देखिए ये नजर आएगा। यहाँ विवाद का जड़ देखिए। अब यहाँ देखिए खून के धब्बे आपको ये साफ तौर पे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ खून का धब्बा पूरा गिरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? पांचवें चरण के चुनाव में बिहार की सारण लोकसभा सीट सुर्खियों में बन गई है, क्योंकि सारण के चुनावी रण में खून की होली खेली गई। नारेबाजी और विरोध से शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंचा और खून के छींटों से सहम उठा सारण। खूनी हिंसा में आरजेडी के 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी थी, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। पूरे विवाद की जड़ में एक वीडियो है जिसमें सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य दिखाई दे रही हैं। रोहिणी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं और बीजेपी आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि सारण को लहू से लाल किसने किया? 3 मिनट 42 सेकंड का वीडियो शुरू होता है तो एक पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों के बीच में लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य सफेद सलवार सूट और गुलाबी दुपट्टे में दिखाई देती है। रोहिणी के पास पुलिस के कुछ जवान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भीड़ है जो वीडियो बना रही है और रोहिणी इशारा करके कह रही हैं कि आओ। इसके बाद पुलिसकर्मी और कुछ अफसर भीड़ को समझाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक नारेबाजी शुरू हो जाती है। वीडियो बना रहे हाथ हिलना शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी का माहौल बनने लगता है और शोर शराबा शुरू हो जाता है। भीड़ बूथ की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ मौजूद लोग रोहिणी आचार्य को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वीडियो में रोहिणी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए जा रहे थे। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 318 पर पहुंची थी। यहीं पर बूथ नंबर 319 भी है। बीजेपी समर्थक पहले बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हैं और एक बार फिर से नारेबाजी करने लगते हैं। गरमाते हुए माहौल और नारेबाजी के बीच बूथ पर खड़ी रोहिणी आचार्य के पास उनकी गाड़ी पहुंचती है। गाड़ी में सवार होने से पहले रोहिणी लोगों को जाने का इशारा करती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन रोहिणी आचार्य की गाड़ी मौके से रवाना होती इसके पहले ही वहाँ मार और गालियों जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं। जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। मैं ये बोल सबके मार, सबके मार, सबके मार, सबके मार करके मार, सबके मार। बीच चौराहे पर बाइक खड़ी कर दी जाती है और हाथ में लाठी डंडे भी दिखाई देने लगते हैं। मारेगा के दरिया राना इधर के का मार वो दरिया गाड़ी कोई कोई के मुझे क्या बोलता मैं कौन हो मैं
तस्वीर के इस हिस्से को देखिए जहां भीड़ के बीच गुत्थम गुत्था चल रही है। गर्मा गर्मी और गाली गलौज के बीच दो पक्षों को टकराने से फिलहाल रोक लिया जाता है और फिर रोहिणी की गाड़ी वहां से निकल जाती है। ये 3 मिनट 42 सेकंड वाले वीडियो का पूरा हिस्सा है जो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू देखिए जो 34 सेकंड के वीडियो में कैद है। इसमें रोहिणी सफेद शर्ट पहने एक शख्स को बार बार बूथ पर नहीं आने की बात कहती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। कहा जा रहा है कि रोहिणी इस बूथ पर 2 बार पहुंची थी। साथ में लालू यादव के पीए रहे भोला यादव भी मौजूद थे। रोहिणी जब दूसरी बार पहुंची तब टकराव हुआ। मौके पर एसपी से लेकर कलेक्टर तक पहुंच गए थे। एबीपी न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लोगों से बात करके सच जानने की कोशिश की। और अपने समर्थकों को उकसा करके चली गई। काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया। फिर दोबारा 5:30 बजे वो आई अपने 25-30 समर्थकों के साथ, सीधे बूथ में घुस गई और अपने समर्थकों को उकसाई है। किस बात को लेकर झड़प शुरू हुई? वो कह रही थी किसी तरह बूथ किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पोलिंग नहीं हो। ये आप देख सकते हैं, इनको मारा गया है। ये कपार देखिए, इनका फटा हुआ है। आप ये देखिए। सोमवार यानी 20 मई को सारण लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा था और मतदान के दिन ही तेलपा बूथ पर माहौल बिगड़ने लगा था। सोमवार शाम की तस्वीरें बता रही हैं कि माहौल ठीक नहीं था, बावजूद उसके एहतियात नहीं बरती गई। रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की दुर्घटना किया गया। अगर प्रशासन कल की घटना से सतर्क होता तो आज ये मौत नहीं होता। इसकी पूरी घटना की जिम्मेदारी सारण जिला प्रशासन है। पुलिस अगर वाकई सोमवार शाम से इलाके में सक्रिय होती तो शायद मंगलवार सुबह गोलीकांड की घटना नहीं होती। यहाँ पर एक बूथ में एलिगेशन था कि ये लोग फर्जी वोटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को लेकर ये घटना हुई थी। दोनों पक्षों के बीच में नारेबाजी और कहासुनी और थोड़ी पथराव भी हुआ। उसी घटना की प्रतिक्रिया को लेकर आज सुबह सामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशुतोष छपरा के उस भिखारी चौक पर मौजूद थे जहां हर तरफ बस खून के छींटों से चौराहा रंगा हुआ था। ये भिखारी ठाकुर चौक का पूरा इलाका आप देखिए, यहीं पे पूरी घटना हुई। इधर देखिए आप, इधर हमारे बाएं तरफ देखिए पूरी पुलिस की फोर्स है, आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये आप यहाँ मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल टूटा हुआ है, गिरा हुआ, आपको देखिए ये नजर आएगा। यहाँ विवाद का जड़ देखिए। अब यहाँ देखिए खून के धब्बे आपको ये साफ तौर पे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ खून का धब्बा पूरा गिरा हुआ है। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ देखिए बढ़ाई जा रही है। डीएमएसपी जो है लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोग चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर पहुंचे थे। इसी बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धक्का दे दिया और इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि इतनी बड़ी घटना हो गई। छपरा की खूनी हिंसा में जिन लोगों को गोली लगी वो आरजेडी के समर्थक हैं। गोली चलने की सूचना मिली तो आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पटना के पीएमसीएच पहुंची और बीजेपी को हिंसा का जिम्मेदार बताया। ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है। रोहिणी आचार्य बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा रही हैं। पुलिस ने भी गोली चलाने के आरोप में रमाकांत सोलंकी नाम के बीजेपी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा शहर और सारण जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जिले में 2 दिन के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का अमला नजर रखे हुए है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीडियो बनाकर लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य उनके ऊपर लगा रहे थे, जिसके बाद उस वीडियो को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई, जहां दोनों ही गुटों के बीच एक बार फिर झड़प देखी गई और झड़प के बाद कई राउंड जो गोलियां हैं वो चली और एक व्यक्ति की जान जानी। निश्चित तौर पर बताता है कि बड़ी घटना
है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त हम भिखारी ठाकुर चौक पर मौजूद हैं, जहां पर ये घटना हुई थी और देखिए इस पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि माहौल शांत हो गया है, लेकिन बिहार में हुई इस चुनावी हिंसा में बीजेपी बनाम आरजेडी का युद्ध तेज हो गया है। सारण से बीजेपी के उम्मीदवार हिंसा को आरजेडी की हार की बौखलाहट बता रहे हैं। कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहां जहां मौका मिला वहां तांडव करते रहे। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े। कैंडिडेट को कोई अगर शिकायत करना हो तो चुनाव आयोग को करेगा, ऑब्जर्वर को करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को करेगा। हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम हथियार लेके मेरे सिपाहियों के साथ हम किसी बूथ में घुस जाएं। जिन पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में डेरा डाल दिया था, वो पप्पू यादव पूरी घटना पर आरजेडी का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग। फिर समाज को क्यों बांटते हैं? फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है? आरजेडी और बीजेपी दोनों ही सारण में एक दूसरे की हार को हिंसा की वजह बता रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है। हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे, तो बीजेपी के समर्थक उठ कर रहे थे उनके बूथ। लेकिन सवाल ये है कि सारण के रण में कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच छिड़ी जंग में कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 लाख वोट से जीतेंगे, एक बार लिख लीजिए ना। दरअसल सारण 2024 लोकसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, क्योंकि सारण का रण जीतने के लिए लालू यादव ने सिंगापुर से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को बुलाया है। रोहिणी सबसे पहले लालू यादव को किडनी डोनेट करने के बाद चर्चा में आई थी। रोहिणी आचार्य लालू यादव के 9 बच्चों में से दूसरी संतान है। लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है। मीसा के बाद रोहिणी और रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। और अब 44 साल की रोहिणी आचार्य का पॉलिटिकल डेब्यू हुआ है, क्योंकि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने ना तो कभी चुनाव लड़ा था और ना ही कभी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। लेकिन रोहिणी को सीधे पिता की विरासत को वापस पाने का जिम्मा मिला है। 1977 में सारण सीट का नाम छपरा था। पहली बार लालू छपरा से लोकसभा पहुंचे थे। 1990 में जब लालू सीएम बने, उस वक्त भी वो छपरा से ही सांसद थे। लेकिन मौजूदा वक्त में इस सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। राजीव प्रताप रूडी बार बार याद दिला रहे हैं कि कैसे लालू यादव के वक्त से इस सीट पर हिंसा का सहारा लिया जाता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का तो ये तो तरीका ही है, जब हारने लगता है तो बूथ कैप्चरिंग करने के प्रयास करता है। लेकिन हम लोग राजीव प्रताप रूडी तो बिहार में लालू जी से लड़ती रही है ना, तो अब आए लोग अपने मैदान में। इस तरह से बूथ पर हमला किया जा सकता है, गरीबों को मारा पीटा जाता है, गरीबों को बूथ पर जाने से रोका जाए, इसीलिए तो बिहार में उनकी हार होती है। लालू यादव पहले भी सारण सीट को वापस पाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे। 2009 में लालू यादव सारण से आखिरी बार चुनाव जीते थे। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू ने 2014 में सीट से राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव में हरा दिया था। 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय भी इस सीट से हार गए थे। सारण लोकसभा सीट पर राजपूत और यादव वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। राजपूत वोटर यहाँ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के साथ दिख रहे हैं, तो यादवों की गोलबंदी रोहिणी आचार्य के साथ। जनता ने फैसला कर दिया है।
4 जून को मालूम चलेगा कि सारण के रण का विजेता कौन बना। फिलहाल तनावग्रस्त इलाके में पुलिस का सख्त पहरा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है पूरा पुलिस प्रशासन। तो बहरहाल भारत के बाद में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।